नमस्कार बच्चों, आज हम समास की रिवीजन करेंगे। समास पढ़ेंगे। ठीक है। समास जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, सम्मिलित करना, संग्रह करना। ठीक है। संक्षेप में छोटा करना। बहुत सारे शब्द होते हैं, उन्हें हम संक्षिप्त करके जब बोलते हैं उसे हम कहते हैं समास। ठीक है। इसकी परिभाषा हम कैसे लिखते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग समस्त पद कहते हैं। और मेल की जो प्रक्रिया होती है ये, उसको हम क्या नाम देते हैं? समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। और मेल की सारी जो प्रक्रिया होती है इसे नाम दिया गया है समास का। जैसे कि गंगा जल, गंगा का जल है तो हम लोग गंगा का जल बोलने के बजाय क्या कह देते हैं इसको? गंगा जल। तो समस्त पदों को अलग करने की विधि जो है उसे हम कहते हैं समास विग्रह। ठीक है। अब हमें समस्त पद का भी पता चल गया है, समास किसे कहते हैं वो भी पता चल गया है, और समास विग्रह किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो गया। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, और मेल की ये प्रक्रिया समास कहलाती है। समस्त पदों को अलग करने की विधि समास विग्रह कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर समास हमारे पास था गंगा जल, अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? गंगा का जल। गंगा जल से बन जाएगा गंगा का जल। ये इसका विग्रह हो गया। विग्रह मीन्स अलग अलग करना। समास के 6 भेद माने गए हैं। ठीक है। सबसे पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्ययी से पता चल रहा है अव्ययी वो शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला जो पद है, समास के हमेशा 2 पद होते हैं। जैसे गंगा जल देखा आपने, यहाँ पर गंगा एक अलग पद है, जल अलग पद है। इसी प्रकार से समास में 2 पद होते हैं। जिस समास में पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिसके पहले पद जो हैं वो अव्यय होते हैं वे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे कि यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा जो है हमारे पास ये अव्यय है। प्रतिदिन, यहाँ पर प्रति जो है वो अव्यय है। तो इस प्रकार के शब्द जहाँ पर होते हैं वहाँ पर होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है। अब इसको अगर अभी भी समझ नहीं आया और आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। हमने उपसर्ग और प्रत्यय किए थे, तो इनकी एक पहचान ये भी होती है कि इनमें पहला पद जो है वो उपसर्ग होता है। जैसे यथाक्रम, यथाक्रम में यथा उपसर्ग लगा है। प्रतिदिन, दिन में प्रति उपसर्ग लगा है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि निरुपसर्ग है, अनुपसर्ग है। ठीक है। अन्न से अनपढ़, निर से निर्वाण, निर्माण, भर से भरपेट, आ से आमरण। तो ये एक आसान सी पहचान करने का तरीका है इसका कि इसका पहला पद जो है वो उपसर्ग होता है। तो वो कौन सा समास होता है? हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है। क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरे भेद पर। दूसरा है तत्पुरुष समास। ठीक है। अब तत्पुरुष समास के लिए आपको कारक की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। अब पहले वाले में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान था अव्ययी भाव समास में। तत्पुरुष में कौन सा है? उत्तर पद। उत्तर मीन्स बाद वाला शब्द जो पद है वो प्रधान होता है, और पहला पद जो है वो हमेशा संज्ञा होता है या फिर सर्वनाम होता है। उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इनमें समस्त पद बनाते समय कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है। जैसे कि यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर जब हम रसोई घर लिखते हैं तो के लिए विभक्ति जो है वो उसका लोप हो जाता है। शक्तिहीन, शक्ति से हीन इत्यादि। तो ये सारे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि तत्पुरुष समास जो है वो कौन सा होता है। अब इसकी भी पहचान का एक और आसान तरीका है कि इनका जब हम विग्रह करते हैं तो का, की, को, के लिए, में, पर, से इत्यादि जो है ऐसे कारक जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। का, की, के लिए, को इत्यादि जो है कारक वो प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। अब इसको और आसान तरीके से आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप बीती, आप पर बीती, जो अपने आप पर बीती। अब हमने डेफिनेशन में यहाँ लिखा था पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। आप जो है ये क्या है? सर्वनाम है। जल धारा, जल क्या है? संज्ञा है। आप बीती, अपने आप पर बीती। तो यहाँ पर ये पर आ गया इसके विग्रह में। ठीक है। जल धारा, जल की धारा, यहाँ पर विग्रह करेंगे तो की आ जाएगा हमारे पास। लोकप्रिय,
लोगों में प्रिय, लोक में प्रिय। तो ये फिर से यहाँ पर ये देखिए कारक आ गया। तो फिर इसकी परिभाषा क्या हुई? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद संज्ञा या सर्वनाम हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, और इसमें समस्त पद बनाते समय कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। जब हम विग्रह करेंगे तब वो कारक जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। अब अगला भेद देखते हैं हम। अब अगला है हमारे पास द्विगु समास। द्विगु, ठीक है, तो इसकी पहचान करना सबसे ज़्यादा सरल है सभी समासों में से। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची मतलब नंबर्स में हो, संख्या में हो, गिनती में हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि तिरंगा, यहाँ ती से स्वाभाविक अर्थ है 3 रंगों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तो यहाँ पर हमारे पास है द्विगु समास। इसकी एक और पहचान भी है सरल कि ये हमेशा ये जो समास है ये हमेशा हमें समूह का बोध करवाता है, समूह के बारे में बताता है। 3 रंगों का समूह, 9 रत्नों का समूह, 4 राहों का समूह। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्मधारय समास। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये समझने में, लेकिन एक बार ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसकी पहचान करनी बहुत सरल हो जाएगी। जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। इनमें उपमेय और उपमान का संबंध भी हो सकता है। वहाँ पर हमारे पास कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, यानी कि पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नीलांबर, ठीक है, नील जमा अंबर। अंबर की विशेषता क्या है? वो कैसा है? नीला है। तो दूसरा पद हमारे पास है अंबर और पहला पद है नीला। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पद जो है वो पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है हमें। नीला है अंबर। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। नील गाय, नीली है जो गाय। इसकी एक और पहचान करने का बड़ा ही सरल तरीका है कि जो दूसरा पद है उसमें हम अगर कैसा करके प्रश्न करेंगे और अगर हमें उसका उत्तर मिल रहा है तो वहाँ पर हमारे पास कर्मधारय समास है। देखिए कैसे, नीलांबर, अगर हम इसे प्रश्न के रूप में लेंगे कि अंबर कैसा है तो हमें उत्तर मिल रहा है नीला, तो यहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास। इसी प्रकार से सुपुत्र है तो इसका दूसरा हिस्सा है पुत्र। पुत्र कैसा है? सु मतलब अच्छा है। नील गाय, गाय कैसी है? नीली है। तो जहाँ दूसरे पद में हम कैसा प्रयोग करेंगे और अगर हमें उत्तर मिल रहा है उसका, तो वहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इसकी पहचान भी बहुत सरल है। जिस समस्त पद में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मतलब ना पहला पद प्रधान है तो दूसरा, दोनों बिल्कुल एक जैसी महत्ता के होते हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, रात दिन, भाई बहन, इस तरीके से। तो इनकी पहचान का बड़ा सरल तरीका है, इनमें हमेशा योजक का प्रयोग होता है। ये छोटा सा डैश लगा है, इसे हम योजक कहते हैं। माता पिता, रात दिन, भाई बहन भी हम लिखते हैं, तो इसी प्रकार से योजक का चिन्ह जो है उसमें प्रयोग में लाया जाता है। और दूसरी बात कि जब भी इनका विग्रह होता है तो और तथा व का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे माता और पिता। रात और दिन, तो इसका विग्रह में और का प्रयोग होता है और हमेशा ये योजक के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। अगला है हमारे पास बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में दोनों ही पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा ही पद जहाँ पर प्रधान होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? गणेश भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। चक्रधर, जिसने चक्र धारण किया हुआ है, यानी विष्णु जी। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी कि श्री कृष्ण के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। अब ये तो हो गए हमारे सारे के सारे समास, ठीक है। अब कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि एक जैसे दिखने वाले समासिक शब्द भी जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। अब जैसे एक पीताम्बर को ही ले लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं, पीत है जो अंबर, मतलब पीला है जो अंबर। अंबर कैसा है? पीला है। अगर हम इसको इस तरीके से इसका विग्रह करते हैं तो ये क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। और अगर हम इसका विग्रह करते हैं, पीत है जिसका अंबर, मतलब पीले हैं जिसके कपड़े, वो कौन है? श्री कृष्ण, तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि होगा। तो जैसा आप विग्रह करेंगे उसी के अनुरूप
आप उस समास को नाम देंगे। इसी प्रकार से द्विगु समास और बहुव्रीहि में भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। जहाँ पर मैंने बताया ना आपको, समूह जहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है और पहला पद जो है वो संख्यावाचक होगा, वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। तो अगर हम इसका विग्रह इस तरीके से करते हैं कि 8 अध्यायों का समूह, तो यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगर हम इसका विग्रह इस प्रकार से करेंगे कि 8 अध्याय हैं जिसमें, तो ये बन जाएगा बहुव्रीहि समास। अष्टाध्यायी पुस्तक है जिसमें कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, तब ये बहुव्रीहि समास बन जाएगा। तो ये थे समास। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गए होंगे। आपकी जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।